कांग्रेस हाईकमान ने की प्रत्याशी को घोषणा। पूर्व विधायक मनोज रावत को कांग्रेस ने दिया टिकट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मनोज रावत। लंबे समय से मनोज रावत के नाम की चर्चा। बीजेपी संगठन पर्व का आज से दूसरा चरण शुरू। अवसर पर प्रदेश कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल हुए। देहरादून में सीएम ने न्याय विभाग से संबंधित विषयों पर की समीक्षा बैठक। कहा सभी को नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ना होगा। देहरादून में जाम की समस्या से निजात दिलाने की कवायद शुरू। 60 ई रिक्शा को किया गया सीज। 180 ई रिक्शा का किया गया चालान। देहरादून पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन सट्टा गिरोह का किया पर्दाफाश। 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 6 लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन, 1,01,000 रुपए बरामद। उत्तरकाशी में चला धार्मिक संगठन। हिंदू सनातन धर्म के लोगों पर प्रशासन का डंडा। 9 युवकों के बीच बीजेपी के खिलाफ भारी आक्रोश। काशीपुर में डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। डीएम ने ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। मौके पर एडीएम, एसडीएम मौजूद रहे। हरिद्वार दौरे पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। प्रेमचंद अग्रवाल ने 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का किया निरीक्षण। रुड़की में वृद्धा आश्रम पहुंची लेडीज सिंगम। बुजुर्गों का दुख दर्द सुनकर अनीता भारती के छलके आंसू। अनीता भारती का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उधम सिंह नगर में गौरक्षक स्कॉट कुमाऊं की बड़ी कार्रवाई। 16 किलो गौ मांस किया बरामद। 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम जो है वो पर्दा उस पे से हट चुका है। कांग्रेस हाईकमान ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पूर्व विधायक मनोज रावत को कांग्रेस ने टिकट दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मनोज रावत। जहां लंबे समय से मनोज रावत के नाम की दरअसल चर्चा थी और सर्वे के बाद से ये नामों का पैनल जो है ये भेजा गया था और 20 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद अब प्रत्याशी के नाम पर जो पर्दा था वो हटा दिया गया है। तो देखिए, केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम से पर्दा हट चुका है और कांग्रेस हाईकमान ने प्रत्याशी की घोषणा की है। जहां पूर्व विधायक मनोज राउत को कांग्रेस ने टिकट दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मनोज राउत और लंबे समय से मनोज राउत के नाम की दरअसल चर्चा भी चल रही थी और सर्वे करवाया गया था। सर्वे के बाद ये नाम का जो एक पैनल था, इसने ये नाम को तय किया है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि 20 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव होने वाले हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं बीजेपी संगठन पर्व का। आज से दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इस अवसर पर आज प्रदेश कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और क्षेत्रीय विधायक खजान दास, प्रभारी दुष्यंत गौतम और पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी शामिल रहे। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी महेंद्र भट्ट ने कहा कि संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से ये किया जा रहा है। इसी के साथ ही बूथ स्तर से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अंदर संगठन पर्व व्यापक रूप से हो रहा है। इसके लिए प्रदेश में 100% इकाइयों पर संगठन के चुनाव को पूरा किया गया है। तो बीजेपी संगठन पर्व का आज से दूसरा चरण जो है वो शुरू हो चुका है और अवसर पर प्रदेश कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल हुए और राष्ट्रीय स्तर के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है।
क्या कुछ इसमें दिशा निर्देश? देखिए, संगठन पर्व का द्वितीय चरण आज से प्रारंभ हो रहा है और सक्रिय सदस्यता की गति बढ़े और आगामी दिनों में हमारे बूथ स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर तक उसके बाद राष्ट्रीय तक के चुनाव का प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो रही है। उस संदर्भ में हमारी जिले की चुनाव प्रबंधन की टोली बन चुकी है। मंडल स्तर पर हमारे चुनाव पर्व सहयोगी के नाते उसकी घोषणा हम लोग को करनी है और संगठन पर्व अच्छा हो, व्यापक रूप से हो। उत्तराखंड के अंदर हमने 100% इकाई पर संगठन के चुनाव को किया है, तो अधिकतम बूथ तक हमारे संगठन का बूथ अध्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से आ जाए। इस भाव के साथ ये आज की बैठक महत्वपूर्ण बैठक है। हमारे प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी बैठक में आए हुए हैं। आगामी दिनों के अंदर केदारनाथ का विधानसभा चुनाव भी हो, जिससे भी संगठन पर्व प्रभावित ना हो, सारी बातों में चर्चा करेंगे। न्यायालय में उत्तराखंड सरकार से जुड़े तमाम मामलों में बेहतर पैरवी और ना होने पर कई बार सरकार और शासन को परेशानी झेलनी पड़ती है, जिसको देखते हुए शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में न्याय विभाग से संबंधित तमाम विषयों पर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य से जुड़े तमाम विषयों में ठोस पैरवी की जाए। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड एक युवा राज्य है और इसके लिहाज से राज्य के समग्र विकास के लिए सभी को नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ना होगा। सीएम धामी ने कहा कि न्यायालय से संबंधित मामलों की कार्रवाई में तेजी लाने के लिए डिजिटल माध्यमों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए और साथ ही राज्य से जुड़े तमाम मुद्दों पर मजबूती के साथ पैरवी की जाए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभाग से संबंधित विषयों पर समीक्षा बैठक की है, जहां राज्य से जुड़े तमाम विषयों पर ठोस पैरवी की जाए। उन्होंने कहा है कि सभी को नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ना होगा। डिजिटल माध्यमों के अधिक से अधिक इस्तेमाल भी किए जाए। उनके द्वारा ये तमाम जो निर्देश है वो दिए गए हैं। सभी विभागों की समीक्षा होती है, तो उसमें हमारा जो ये न्याय विभाग है उसकी भी समीक्षा थी और जो भी काम आगे किए जाने हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में राज्य की पैरवी के मामले में, सुप्रीम कोर्ट में राज्य की पैरवी के मामले में, उनमें तेजी लाई जाए, उनमें यथासंभव जो कम्युनिकेशन है और बढ़ाया जाए और अच्छी पैरवी करके राज्य के हित में फैसले हों तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देहरादून में जाम की समस्या से आम आदमी का जीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। त्योहारी सीजन में जो जाम की और भी स्थिति जो है वो पूरी तरह से भयावह हो गई है और सड़कों पर जाम के कारण गाड़ियां रेंगते हुए और चलती हुई दिखाई दे रही हैं। लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए आरटीओ के द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है। इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है जिनसे शहर में जाम की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है। इसके अंतर्गत ऐसे वाहनों का चालान भी किया जा रहा है, जहां देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि देहरादून हरिद्वार रुड़की में कई टीमें लगी हुई हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक देहरादून में 60 ई रिक्शा को सीज कर दिया गया है और 180 ई रिक्शा का चालान किया गया है। देखिए, ऐसा है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने सही तौर पे इंगित किया कि ये विक्रम का जो संचालन है उससे न सिर्फ पूरे ट्रैफिक में जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, परंतु जो और स्टेज कैरेज की बसेज हैं जो उस पर भी बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसको देखते हुए आरटीए की बैठक हुई थी। आरटीए की बैठक में अध्यक्ष महोदय गढ़वाल कमिश्नर साहब ने भी इस बात पर जोर दिया है। हम सारे विक्रमों को पहले देहरादून शहर से जितने भी अभी 450 के लगभग विक्रम बचे हुए हैं उनको इस तरह हटाकर उनकी जगह 8 सीटर से अधिक 4 पहिए वाली गाड़ियों को दे रहे हैं, जो स्टेज कैरेज के माध्यम से संचालित होगी। स्टेज कैरेज के माध्यम से संचालन का मतलब होता है कि उनके स्टॉप निश्चित होंगे और उनको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में चलना होगा। ऐसे किसी भी सड़क पर कहीं पर भी खड़े होकर सवारी उठाने का अलाउ नहीं होगा, जिससे कि जाम की स्थिति में बहुत ज्यादा हमारा इम्प्रूवमेंट होगा। जाम कम करने में हमें बहुत मदद मिलेगी। दिवाली के उत्साह के बीच देहरादून की पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 6 लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन और 1,01,000 रुपये नगद बरामद किए। इसके बाद देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि पटेल नगर क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टेबाजी की शिकायत आ रही थी,
जिसे लेकर जब क्षेत्राधिकारी के तरफ से तलाशी ली गई तो पाया गया कि विन आई 20 ऐप के माध्यम से कई कस्टमरों को सट्टा खेलने के लिए जोड़ा गया था और साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें कुछ अकाउंट का पता चला है जिनमें सट्टे की राशि जमा होती थी, जिसे अब फ्रीज कर दिया गया है। तो देहरादून पुलिस जो है वो यहाँ पर उसकी एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखी गई है। ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया, जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तारी भी की गई है और उनके पास से 6 लैपटॉप, 8 मोबाइल फ़ोन और 1,01,000 रुपया जो है वो भी बरामद किया गया है। में चूंकि दिवाली का त्योहार आ रहा है, काफ़ी सारा ये शिकायत आ रही थी कि अब जो है ऑनलाइन सट्टे पर एक जगह पटेल नगर में शिकायत थी कि वहाँ पर ये संचालित हो रहा, जिसमें बाहर के काफ़ी लोग आके रुके हुए हैं। इसकी सूचना पर जो है क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में तलाशी ली गई, तो वहाँ पर पाया गया कि जो है विन i20 ऐप करके एक बनाया गया था, जिसके माध्यम से विभिन्न कस्टमरों को ऑनलाइन जोड़ा गया था और इसके माध्यम से वो अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से उनको आईडी क्रिएट करते थे और ऑनलाइन पैसा जो है जमा होता। इसमें कुछ अकाउंट नंबर भी पता चले हैं, जिसमें सट्टे की राशि जो खेलने की जो राशि थी वो उन अकाउंटों में जमा हो रही थी, उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। मौके से इनसे 1 लाख करीब नगद जो है मिला है, जो विभिन्न इनके कमीशन के माध्यम से इनको मिलता था। प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा पता चला है कि इस तरह से ये आगे के चैनल से जुड़े हुए हैं इस तरह के ऐप्स के माध्यम से और अपने अपने कस्टमर बनाते हैं और उनका एक निर्धारित शेयर होता है जिनको कटने के बाद बैंक अकाउंट में मिल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 अक्टूबर को उत्तरकाशी में विवादित मस्जिद के खिलाफ हिंदू धर्म के लोगों पर शांतिपूर्वक चल रहे आंदोलन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिस शहर में शांति व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी, जिससे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने शहर में 163 धारा लागू कर दी थी, जो अभी भी लागू है। लेकिन कल हिंदू सनातन धर्म के 3 पदाधिकारी को पुलिस प्रशासन ने धारा 163 के उल्लंघन के मामले में 3 हिंदू धार्मिक नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिससे लगता है कि जिला प्रशासन कहीं ना कहीं हिंदू धार्मिक संगठन के साथ 24 अक्टूबर को हुए महारैली में हुई लाठीचार्ज का अप्रत्याशित रूप से बदला लेना चाह रहा है, जिससे आज तमाम हिंदू संगठनों के बीच ये चर्चा का माहौल बना हुआ है। अफसोस तो इस बात का है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार और जनपद में बीजेपी के विधायक होने के बावजूद भी आज तक कोई जिम्मेदारी के साथ किसी बीजेपी के नेता का कोई बयान नहीं आया और नवयुवकों के बीच बीजेपी के खिलाफ भारी आक्रोश है। तो एक्चुअली ऐसा है कि कोई प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। जहाँ पर उन्होंने बैरिक लगाया उससे बेहतर अगर ऊपर मस्ती लगाते तो ज़्यादा अच्छा होता। न ही व्यवधान होता है, न सालों पुलिस वालों की लाठीचार्ज उठानी पड़ती लोगों को। तो मेन कारण प्रशासन की गलती है। बिल्कुल पहले जब सूचना अधिकार मांगा गया तो उसमें उन्होंने कहा था कि मस्जिद अवैध है। बाद में फिर ऐसे क्या हुआ है कि उसको वैध दिखाया जा रहा है। इसकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो हमारा जब रैली थी उत्तरकाशी में तो ये रास्ता जो है बंद नहीं होना चाहिए थे। जो भी होना था ये मस्जिद के लिए सुरक्षा होनी थी, ना कि जो है हमारा रास्ता बंद होना था। सबसे पहले दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है। और कर भी दिया था, अगर हमारे जिला अधिकारी महोदय ने तो ज्ञापन लेने आ जाते वहाँ पे, इतनी देर तक रहे। फिर दुर्भाग्यपूर्ण ये कि जब हमारा संवेदनशील जो है वरुणा पर्वत में है, 2003 में यहाँ पे बाढ़ आई, वो आया, वरुणा पर्वत टूटा, तो उस टाइम जो है सबको जो है वहाँ से जो है बड़े बड़े होटल जो है विस्थापित हुए, कोई लोग वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जो है कोई ये संवेदनशील में जो है इन लोगों की राष्ट्रीय स्पष्ट होनी चाहिए। और यहाँ पे जो लोग अपरिचित लोग जो यहाँ पे जो है अपना डेरे जमाए बैठे हैं, इनकी जांच पूर्ण रूप से होनी चाहिए। मस्जिद का ही बवाल नहीं है, बल्कि मस्जिद कारण बनी है कुछ और मुद्दों पे। मुद्दे ये हैं कि उत्तरकाशी में घुसपैठी है, बाहरी लोग जिस तरह से कब्जा जमाए हुए हैं, साल दर साल इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो हज़ारों में हो गई है। तो इनकी सही पहचान होनी चाहिए। ये उत्तरकाशी में इतनी संख्या में बढ़ गए हैं कि थोड़ा देवभूमि का जो डेमोग्राफी है वो मतलब परिवर्तन हो रही है। तो लेकिन इसी पे ही फिर ये आया है कि भाई मस्जिद जो है, मस्जिद में शुक्रवार को हज़ारों की भीड़ होने लग गई है। वैसे तो मैं मस्जिद नहीं कहना चाहूँगा, तथाकथित मस्जिद, क्योंकि मेरे अनुसार
मस्जिद वैध नहीं है, वैध रवैयत पे चल रहा है मामला। अब प्रशासन कहता तो नहीं प्रशासन की वैध है, लेकिन प्रशासन एक जताने की कोशिश करता है कि वैध है। अभी तक प्रशासन के किसी अधिकारी ने जुबानी तौर पे या लिखित रूप से कभी भी नहीं दिया कि वह वैध है। दुर्भाग्यपूर्ण है, उत्तरकाशी में इस तरह की घटना की कभी भी प्रशंसा नहीं की जा सकती, और ये एक किस्म से जो है देखा जाए तो बिना सोची समझी रणनीति के तहत ही कार्य किया गया, जो कि जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी। अनावश्यक रूप से जो है ये लाठीचार्ज हुआ है। दूसरा, यहाँ पर उत्तरकाशी में डेमोग्राफी दिन प्रतिदिन चेंज होती जा रही है, जिसकी तरफ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। वेरिफिकेशन जो हो रहा है उसका प्रॉपर ढंग से वेरिफिकेशन हो, क्योंकि आजकल फर्जी आईडी लेके लोग घूम रहे हैं। कई फर्जी आईडी वाले लोग मिल जाते हैं, वो नहीं पकड़े जाते जो नाम बदल के शादी कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ की जांच होनी चाहिए, और यही हमारा कहना था। इसको लेके जो है शायद ये सब आंदोलन चल रहा है। और दूसरा, वेरिफिकेशन सबसे बड़ी चीज़ है, और आए दिन यहाँ नई नई ठेलियाँ लग रही हैं, नए नए सब्जी वाले उत्पन्न हो रहे हैं, तो उस सबको जो है रोकना भी बहुत जरूरी है। तो सर्वप्रथम तो मैं एक काम कहना चाहूँगा, जो हिंदू संगठनों ने 24 तारीख को बंद का आह्वान किया था, और जिसका समर्थन ने इसलिए दिया था कि जो हमारे उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और आए दिन बाहर के व्यक्ति यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, और ये जो हमारा रामलीला मैदान आज़ाद मैदान था, इसमें लोगों ने एक अड्डा बना दिया है, और यहीं से ये लोग पनप रहे हैं। और इसमें कबाड़ी के नाम से, कोई किसी नाम से, इनसे हमें पुराने लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इनसे हमें जरूर दुश्मनी है। और हमने शासन प्रशासन को बोल दिया इनका सत्यापन हो, और सत्यापन जब तक नहीं होता तब तक इनको बिजनेस नहीं करने दिया जाए। देखिए, 24 तारीख को हिंदू संगठनों ने एक शांतिपूर्ण रैली निकाली थी, और बहुत अच्छी चल रही थी, और मैं व्यापार का सचिव भी उसमें हूँ, और हमने समर्थन भी उनको किया था। लेकिन जो ये लाठीचार्ज हमारे जो हिंदू भाई को हुई है, ये इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और एक चीज़ मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारा जो समर्थन हिंदू संगठनों को था, हम हैं व्यापारी। हमारा व्यापार के विरोध में, मतलब जो भारी लोग यहाँ पे बिना सत्यापन के जो है यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, उनको सत्यापन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। और पुलिस जो है वो बस केवल आधार कार्ड, आज की डेट में देखिए आप, आधार कार्ड सभी लोगों के पास है। सत्यापन की जो इनकी कार्यशैली है, उनमें हमें थोड़ा दोष है। इनको जब तक इनके जो जिस स्थान से ये लोग आए हैं, इनका वहाँ से सत्यापन नहीं आता है, तब तक इनको किसी भी जगह कोई रोजगार का करने दिया जाए। हमारा मेन मकसद यही था। देखो, जहाँ तक ये जो परसों लाठीचार्ज हुई वो बहुत गलत हुआ, क्योंकि सारे लोग अपने लोग थे और शांतिपूर्वक रैली निकल रही थी, और हम लोगों ने पहले बात कर दी थी कि शांतिपूर्वक रैली निकलेगी, न बदतमीजी कोई नहीं करेगा। अगर बैरिकेड लगाना था तो मस्जिद के ऊपर लगाते, रास्ते में लगाते, मेन रोड पे लगाना तो मेरे हिसाब से सही नहीं था। और यहाँ पे हमारा कहना ये है कि जैसे बाहर से जो लोग आ रहे हैं, ठेली रेडी फेरी वाले, इनका आधार कार्ड लेना चाहिए, और इनका सत्यापन होना चाहिए, ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। और ज़्यादा बात रहे, अगर बात है मस्जिद की, तो मस्जिद से मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से कि अगर वैध है तो जनता को बता दें, क्लियर कर दें, गुमराह ना करें, क्योंकि आपस में भाईचारा ना बिगाड़ें। और अगर अवैध है तो इसको तुरंत ध्वस्त होना चाहिए। तो वहीं शनिवार को जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने अग्निशमन विभाग के एफएसओ गोविंद राम आर्य को निर्देश दिए कि दीपावली से पहले सभी हाई ट्रेंड दुरुस्त करें, और उन्होंने ये भी कहा कि पानी की समस्या अगर होती है तो जल संस्थान से संपर्क करके उसका निस्तारण कर लें। वहीं जल निगम की ई शिवम त्रिवेदी ने बताया है कि क्षेत्र में 6 योजना चल रही है, जिसमें से 5 योजना जल संस्थान को स्थानांतरित कर दी गई है। इससे पहले जिलाधिकारी ने नगर निगम के ट्रेचिंग ग्राउंड के स्थलीय निरीक्षण किया, जहां अनियमितता और नाराजगी जताते हुए कहा कि कूड़ा का निस्तारण को सही से कराया जाए, और सीओ अनुषा बडोला को निर्देशित किया है कि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। इस दौरान एडीएम पंकज उपाध्याय और एसडीएम अभय प्रताप सिंह, तहसीलदार पंकज संदोला, नगर आयुक्त विवेक राय, सीओ अनुषा बडोला आदि मौजूद रहे।
हरिद्वार दौरे पर पहुंचे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नगर निगम और हरिद्वार रूट की विकास प्राधिकरण की 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का निरीक्षण किया। प्रेमचंद अग्रवाल ने सराय में बन रही नगर निगम की गौशाला का निरीक्षण कर अधिकारियों से इसके संबंध में जानकारी ली। उसके बाद HRDA द्वारा बनाए गए शहीद स्मारक पार्क पर पहुंचे। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पार्क की विशेषताओं के बारे में जानकारी ली। प्रेमचंद अग्रवाल ने NHRDA के कामों की सराहना करते हुए कहा कि HRDA हरिद्वार में कई नवाचार कर रहा है। 1 करोड़ 90 लाख की लागत से बनकर तैयार हो रहा है और शहीद पार्क का जल्द उद्घाटन किया जाएगा। वहीं सराय स्थित गौशाला 1 करोड़ 70 लाख की लागत से जल्द बनकर तैयार होगी, जिससे करीब 300 निराश्रित पशुओं को आसरा भी मिलेगा। कि HRDA लगातार एक नवाचार हमारे यहाँ कर रहा है। पिछले दिनों आपने देखा कि अनेकों जो हमारे यहाँ HRDA द्वारा काम किए गए उसका निरीक्षण किया। आज मैं इस पार्क पे खड़ा हूँ, जिसको यहाँ के लोग 23 मार्च जिस दिन शहीद दिवस होता है, लोग यहाँ के श्रद्धांजलि करते थे। इस पार्क को डेवलप किया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 90 लाख है और खूबसूरत पार्क बना है। यहाँ घूमने के लिए है, यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे लाइट्स हैं, फाउंटेन है और शहीदों के आपने देखा कि सामने आप देख रहे होंगे, उनके नाम पे ये पार्क रखा गया है। तो बहुत जल्द इसका उद्घाटन करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि इसका नाम भी एक अच्छा पार्क हम रखेंगे ताकि लोग इससे आकर्षित हों। यहाँ देखिए सामने माँ के दर्शन हो रहे हैं, शिव जी की मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं, गंगा का किनारा है। इधर हम गंगा की तरफ बढ़ सकते हैं, इधर हम अपना बैराज देख सकते हैं। तो चलिए अब हरिद्वार की बात कर लेते हैं। हरिद्वार जिले में अपनी तेज तरार छवि से लेडीज सिंघम के नाम से मशहूर ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने एक बार फिर अपनी संवेदनशीलता से सभी का दिल जीत लिया। जहां अनीता भारती ड्रग्स माफियाओं के लिए सख्त कार्रवाई करती हैं, वहीं मजबूर और बेसहारा लोगों के लिए प्रति उनका जो मिजाज है वो बेहद नरम है। इसी नरमी और इंसानियत का जो भावनात्मक दृश्य बहादुराबाद के वर्धा आश्रम में देखने को मिला, जहां दीपावली के मौके पर अनीता भारती बुजुर्गों से मिलने पहुंची। आश्रम में बुजुर्गों का दुख और दर्द जो सुनकर अनीता भारती खुद को रोक नहीं पाई और उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। उनकी भावनाओं को देखकर बुजुर्ग महिलाएं भी भावुक हो गई। इंस्पेक्टर अनीता भारती का ये मानवीय और जो ये पक्ष सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां लोग उनकी जमकर सराहना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक अधिकारी में ऐसा ही संतुलन होना चाहिए, अपराधियों के प्रति सख्त और मजबूरों के लिए सहारा। सितारगंज के गौरीखेड़ा गांव में गौ संरक्षक स्कॉट कुमाऊं में छापेमारी कर 16 किलो प्रतिबंधित मांस का गौवंश के उपकरण बरामद किए। इसके अलावा टीम ने मौके से 5 लोगों को पकड़ा है। आरोपियों के नाम मोहम्मद नूर अनीश है और मौके पर प्रवीण मेहरा। गौ संरक्षण स्कॉट कुमाऊं के अधिकारी ने बताया कि आज 16 किलो गौ मांस बरामद किया गया, जबकि ये प्रतिबंधित है। फिर भी इन लोगों के द्वारा ये गलत काम किया जा रहा है। मौके पर उप निरीक्षक प्रवीण सिंह, हेड कांस्टेबल दीवान नाथ, महंत कांस्टेबल राजकुमार, नीरज शर्मा आदि उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मुआवजे की राशि के नाम पर ग्रामीण से रिश्वत मांगना अब सहायक अभियंता को भारी पड़ गया। ये मामला PMGSY कार्यालय से सामने आया है। बताया जा रहा है कि विभाग में अपर सहायक अभियंता पद पर तैनात सुंदर सिंह चौहान कतरौली गांव के एक प्रभावित किसान चतर सिंह की भूमि के मुआवजे को लेकर 20,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत पीड़ित किसान द्वारा विजिलेंस की गई है, जिस पर तय समय पर विजिलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके से उसे 5,000 रुपये लेते रंगे हाथों धर दबोचा और अचानक हुई इस कार्रवाई से कार्यालय में हड़कंप मच गया।
तो देखिए ये खबर विकासनगर से है, जहां अपर सहायक अभियंता को रिश्वत लेना भारी पड़ गया है। ये तस्वीरों में भी जो ये सहायक अभियंता है, ये इनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिनको रिश्वत लेना इतना भारी पड़ गया कि सहायक अभियंता जो है उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, उनको रंगे हाथों पकड़ा गया है। विजिलेंस टीम ने इनको रंगे हाथ जो है वो रिश्वत लेते हुए दबोचा है और पीड़ित किसान द्वारा शिकायत के बाद विजिलेंस की जो टीम है उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है, जिसके बाद ये सहायक अभियंता जो है इनको रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम जो है गिरफ्तार की है और जिसके बाद जो भी कार्रवाई है लगातार विजिलेंस टीम के द्वारा इस पूरे मामले पर की जा रही है। उत्तराखंड में श्रम विभाग की तरफ से श्रमिक परिवारों को जो उनके बच्चे हैं उज्जवल भविष्य की तरफ कदम बढ़ाते हुए सरकार ने उच्च शिक्षा में उनके मनपसंद विषयों में मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने का निर्णय लिया है। इस बात पर श्रम विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा कि हमारे द्वारा ये निर्णय लिया गया कि प्रदेश के श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई का जो खर्चा है BOCWU बोर्ड की तरफ से उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शर्तों के मुताबिक बच्चों की पसंद का कॉलेज सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होगा और सरकार ने उन विषयों पर कॉलेज में जितनी फीस तय की गई है उतनी धनराशि श्रमिक बोर्ड की तरफ से दी जाएगी। सभी विभागों की समीक्षा होती है तो उसमें हमारा जो ये न्याय विभाग है उसकी भी समीक्षा थी और जो भी काम आगे किए जाने हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में राज्य की पैरवी के मामले में और सुप्रीम कोर्ट में राज्य की पैरवी के मामले में, उनमें तेजी लाई जाए, उनमें यथासंभव जो कम्युनिकेशन है और बढ़ाया जाए और अच्छी पैरवी करके राज्य के हित में फैसले हों तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा। तो देखिए श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए सरकार का एक बड़ा कदम सरकार के द्वारा ये उठाया गया है। श्रमिक परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा में अब मदद मिलेगी, जहां श्रमिक परिवारों के जो बच्चे हैं मुफ्त शिक्षा पा सकेंगे और BOCWU जो है ये संस्था ये बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।